हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर के बैठे हुए थे। वो वांग जी की तरफ देखकर और उसे सवाल करते हैं, वांग जी, हम तुम्हारे फैसले की बहुत कद्र करते हैं, पर तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। अगर तुम शादी नहीं करते हो तो हम तुम्हें कुंवारा मानेंगे और फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हें सज़ा मिले, इसलिए तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे इतना पता है कि उसकी शादी हुई तो वो जो लेडी होगी वो आकर के विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, और वांग जी को कोई इंटरेस्ट है भी नहीं शादियों में, तो वो क्या करे, अब कैसे जवाब दे सबका। दूसरी तरफ विंग जो अपने हाथ बांध कर वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि बात तो वांग जी के बारे में हो रही है ना। और विंग जानता है अगर वांग जी की शादी हुई तो जो सबसे ज़्यादा परेशान होगा वांग जी के साथ वो विंग ही रहेगा, क्योंकि वांग जी के साथ विंग एक सर्वेंट की तरह नहीं रहता है, बल्कि वो उस घर के एक मेंबर की तरह रहता है। पर विंग सेल्फिश नहीं हो सकता, तो वो खुद ही पीछे है था, वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसका बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। देखा जाए तो विंग अभी भी वांग जी का एक गुलाम है। दूसरी तरफ से चैन जो वहीं खड़ा हुआ था, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुम कुछ बोलो, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। वांग जी अपना सर उठाकर सिचन को देखता है और कहता है, का नहीं, मैं नहीं करना चाहता। सिचन सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मेरा भाई किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, और देखा जाए तो मेरा भाई पहले से किसी के साथ में बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहा है। वांग जी, क्यों ना तुम अपने साथ रह रहे विंग से ही शादी कर लो। बस हमें तो ये बताना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, किससे हुई है ये बताना ज़रूरी तो नहीं। तुम चाहो तो विंग से ही शादी कर सकते हो, नाम के लिए। वांग जी सजन के सजेशन को सुनकर हैरान था, लेकिन वो एग्री करता है कि हाँ ये ठीक है। बाकी लोग ओपोज करते हैं, लेकिन सजन जो सबसे बोलता है, सबसे लड़कर बोलता है कि अगर जिसमें वांग जी खुश है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में परेशानी क्या है। और वैसे भी वो कौन सा ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं, कौन सा वो जाकर अपनी मैरिज को रजिस्टर करने वाले हैं। वो तो बस ऐसे ही शादी कर रहे हैं, वांग जी के पास अब उसका एक वाइफ होगा, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा कोई और रीज़न तो है नहीं ना। वांग जिस चीज़ पर एग्री कर जाता है, और विंग जो बहुत हैरान था, वो अचानक से एक सर्वेंट से, एक गुलाम से वांग जी का वाइफ बन चुका है। विंग का दिमाग ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करने के बाद में सब लोग राज़ी हो गए थे, क्योंकि वांग जी की शादी का बस एक नाम देना ज़रूरी है, ताकि वांग जी कुंवारा रहे। बस इतनी सी बात थी, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी थी। विंग और वांग जी अब घर आ चुके थे, और उनके बीच में अब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आ चुकी थी। सिचन जो उनके साथ आया था, सिचन वांग जी को पकड़ के अपने साइड में लेके जाता है और कहता है, वांग जी देखो, मैंने तुम्हारे और उसकी शादी की बात की है, तुम दोनों को सच में एक मैरिड कपल की तरह रहना चाहिए। वो तुम्हारा वाइफ ही है। वांग जी कहता है वांग जी खुद भी विंग को अपना वाइफ मानने लगा है। उसे पूरा यकीन है विंग उसका वाइफ है। एक वाइफ ही तो ऐसा काम करता है जो विंग करता है, और वांग जी उसका हस्बैंड है, क्योंकि वांग जी जो करता है वो एक हस्बैंड करता है। सचिन अपने पॉकेट से, मतलब अपने रोप से एक बुक निकालता है और वांग जी को देकर कहता है, देखो ये तुम दोनों के लिए बहुत काम आएगी, और तुम्हें इस चीज़ को गंदा नहीं मानना है। ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, तुम लोगों को करनी चाहिए, हर एक नॉर्मल कपल करता है। देखो तुम हस्बैंड वाइफ हो तो तुम लोगों को भी करना चाहिए, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ऐसा बोलकर सचिन वहाँ से चला गया था। वांग जी उस बुक को देखता है और अपने रोप्स में रख लेता है। विंग जो अंदर था, वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग कहता है, का क्या हम दोनों अब शादीशुदा हैं। वांग जी कहता है, पर ये तो अजीब है, मैं भी एक लड़का हूँ, आप भी एक लड़के हैं, ये कैसे हो सकता है। वांग जी विंग को देखता रहता है, लेकिन फिर विंग कहता है, पर ये कितना
कितना अच्छा है, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना होगा। सचिन का ने मुझसे कहा था, अगर अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको मेरी शादी करनी पड़ी तो। असल में वांगजी को लास्ट टाइम जब बाकी सब गांव वालों ने बुलाया था, तब वो 2 चीज़ें बोल रहे थे। एक तो वांगजी को शादी करनी चाहिए क्योंकि वांगजी की उम्र निकलती जा रही है। दूसरा, वो लोग ये बोल रहे थे कि जब वांगजी ने विंग को एक्सेप्ट किया है एज अ चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह, तो वांगजी को विंग की शादी भी कर देनी चाहिए। ये सुनकर ना विंग को अच्छा नहीं लगा था कि वांगजी की शादी हो रही है, और वांगजी को भी अच्छा नहीं लगा था ये सुनकर कि सब लोग बोल रहे हैं कि वो विंग की शादी किसी लड़की से करवा दे। इसके बाद वांगजी को एहसास हो चुका था कि वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता, और वांगजी को भी एहसास हो चुका था कि वो वांगजी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। तब विंग और वांगजी दोनों को एहसास हो चुका था कि वो एक दूसरे को किसी और व्यक्ति के साथ नहीं देख सकते, और सब चीज़ों की शुरुआत शायद तब से ही हुई थी। दोनों की फीलिंग्स डेवलप होना भी तब से ही शुरू हुई थी। अभी हम देखते हैं विंग, जो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वांगजी भी काफ़ी खुश है। विंग और वांगजी दोनों अपने अपने बेड पे लेटे हुए थे। वांगजी अपने रूप से वो बुक निकालता है जो सचिन ने उसे दी थी। वो बुक निकाल कर वो एक पेज ओपन करता ही है कि तुरंत ही उठकर बैठकर उस बुक को अपनी ज़मीन पर पटक देता है। वांगजी की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा एरोटिक पिक्चर थी। उसमें एक फैन आर्ट बना हुआ था जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर था, और उस आदमी का जो प्राइवेट पार्ट था वो दूसरे आदमी के होल के अंदर था। वो चीज़ देख कर ही वांगजी इतना ज़्यादा शॉक में था, और उसमें वो दोनों आदमी एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी जब ये देखता है ना, तो उसको अंदर से एक सनसनाहट सी उठती है, और वो उस किताब को नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठता है, उस किताब को उठाता है और उसके हर एक पन्ने को पलट पलट कर देखने लगता है। वांगजी को काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता है। वांगजी कोई बच्चा नहीं है, वो 28 साल का हो चुका है, उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये नहीं पता था। वो जैसे जैसे वो सारी पिक्चर्स देख रहा था, वो खुद को विंग के साथ इमेजिन करने लगता है। जैसे जैसे वो उसमें लिखी गई चीज़ों को पढ़ रहा था, वैसे वैसे वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में दोहराने लगा था। और जैसे जैसे वो बुक ख़त्म होती जा रही थी, वांगजी जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वांगजी ने मुश्किल से 20 पेज पढ़े होंगे उस किताब के। वो किताब काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वांगजी अभी बहुत ज़्यादा अराउस्ड हो चुका था। वांगजी अपनी किताब को साइड में रखता है और उठकर वहाँ से सीधे विंग के पास पहुँचता है। विंग जो अभी सोया नहीं था, वो जागा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। वांगजी विंग के पास जाके लेट जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़ जाता है। वो वांगजी को वहाँ देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि वांगजी कभी विंग के पास में नहीं सोया। हाँ, वो विंग के हाथ से हाथ बांध के सोता था, लेकिन वो विंग के पास में नहीं सोया। विंग कहता है, क्या हुआ अर्का, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने दिल पर, अपने सीने पर, अपने रोब्स के अंदर से रख लेता है और कहता है, विंग, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वांगजी ने आंखें बंद कर रखी थी अपनी। विंग कहता है, क्या हुआ? आप तो बहुत गर्म हो रहे हैं, आपको बुखार तो नहीं आ गया ना? वांगजी अपनी आंखें खोलता है और विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रख के बोलता है, नहीं, मुझे कुछ और हुआ है। तुमने आज सुना ना, हम दोनों अब से शादीशुदा हैं। विंग कहता है, हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम्हें पता है शादी के बाद क्या होता है? शादी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है तुम्हें? विंग कहता है, क्या क्या करना पड़ता है? वांगजी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग की कमर में अपना हाथ डाल देता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं ये? अर्का? वांगजी कहता है, विंग, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं? विंग कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ। तो फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे रोकना नहीं। वांगजी फिर विंग के चिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। विंग को वांगजी के लिप्स का वो गर्माहट का एहसास अपने चीक्स पर होता है। विंग की पूरी बॉडी कांप चुकी थी। उसे ऐसा लगा उसके अंदर से जान निकल कर बाहर निकल चुकी है। विंग ने जो बेडशीट थी उनको बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था।
अपनी मुट्ठियों के बीच में दबा लिया था और विंग जो अपनी आंखें बंद कर चुका था, क्योंकि वांग जी विंग के चीक्स पर किस करके नहीं रुका था। वांग जी विंग के चीक से विंग की जॉ लाइन पर, विंग की चिन, विंग की नेक, फिर विंग के शोल्डर पर, फिर धीरे से वांग जी उठकर बैठ जाता है। वांग जी जब उठकर बैठता है तो विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को उठाकर बिठाता है और फिर वो वही किताब उठाता है जो सुचैन ने उसे दी थी। वांग जी कहता है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमें इस किताब को फॉलो करना होगा। इसमें जो लिखा है, जब हम वो चीज़ें करेंगे तो हम दोनों शादीशुदा हो जाएंगे। विंग कहता है, क्या क्या करना पड़ेगा हमें? वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़ के उठाता है और अपने पैरों के बीच बिठा लेता है। विंग को कुछ पोक कर रहा था पीछे से। विंग कहता है, अर्का मुझे कुछ चुभ रहा है। वांग जी कहता है, श्श, तुम्हें सब समझ आ जाएगा विंग, हम दोनों इसी साथ में पढ़ते हैं। विंग कहता है, ठीक है। विंग को बहुत अलग लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे कुछ भी गंदा या फिर बुरा नहीं लग रहा था। अलग है, पर वो वांग जी पर पूरा भरोसा करता है। वांग जी अगर उसके साथ कुछ कर रहा है तो वो सही ही होगा। वांग जी जब उस किताब का पहला पन्ना खोलता है, जिसे देखकर विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी के नेक में छुपाकर कहता है, छी। वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या देख रहे हैं अर्का, छी। वांग जी विंग किचन से उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है, विंग, मैंने तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? विंग कहता है, क्या शादी के लिए देखना पड़ेगा? वांग जी कहता है, देखना पड़ेगा। क्या तुम नहीं देखना चाहते विंग मेरे साथ? विंग जो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी विंग के चिन को पकड़ के अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पर हल्का सा किस करता है। वांग जी बस अपने लिप्स से विंग के अपर लिप्स को सक कर छोड़ देता है। विंग कहता है, क्या हमें ये करना होगा? वांग जी कहता है, बिल्कुल करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम शादी कैसे करेंगे विंग? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वांग जी के साथ बैठकर वो आधी आंखें खोलकर उस बुक को देखने लगता है। धीरे धीरे विंग को भी एहसास होता है कि विंग का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। विंग को अपने लोअर बॉडी पार्ट में बहुत पेन हो रहा था। विंग थोड़ा झिझकते हुए वांग जी की तरफ देखकर कहता है, अर्का, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, मुझे भी हो रहा है विंग। वांग जी ऐसा बोलकर विंग को अपनी गोद से थोड़ा सा हल्का सा नीचे उतारता है। फिर वो अपने रोप्स को उतारने लगता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं का? वांग जी कहता है, श्श, तुम भी करो, अपने रोप्स को निकालो विंग। विंग कहता है, मैं वो निकालो विंग। वांग जी की बात मानते हुए विंग अपने अपर रोप्स को उतार देता है। वांग जी हाफ निकट था और विंग भी हाफ निकट था। वांग जी की अपर बॉडी विंग को साफ दिख रही थी और विंग की अपर बॉडी वांग जी को साफ दिख रही थी। विंग कहता है, ट्राउजर्स भी। विंग कहता है, अर्का। वांग जी कहता है, उतारो विंग। वांग जी अपने लोअर गार्मेंट्स को और अपने ट्राउजर्स को उतार फेंक देता है और विंग से भी करने को बोलता है। विंग जब उनको उतार फेंक देता है तब उसे दिखता है कि वांग जी का लोअर पार्ट भी बिल्कुल हार्ड हो चुका है, बिल्कुल उसके लोअर पार्ट की तरह। विंग कहता है, ये। वांग जी विंग के हाथ को लेकर अपने लोअर पार्ट पे रखकर बोलता है, इसे ऐसे करते हैं विंग। वो उसे अप डाउन करते हुए विंग को बताता है। विंग कहता है, ये बहुत, जो कहा है वो करो। विंग को वो चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी और बहुत ज़्यादा लचीली सी थी, पर विंग जैसे वांग जी उसको कहता है वैसा करने लगता है। वांग जी अपने हाथ को विंग के पार्ट पे रखता है और विंग को प्लेसर करने लगता है। विंग का एक हाथ काफ़ी नहीं था वांग जी के लिए, तो विंग अपने दोनों हाथों का यूज़ करता है और वांग जी के लिए एक हाथ ही काफ़ी था। वांग जी जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, विंग के मुंह से काफ़ी अजीब व गरीब साउंड निकल रहे थे और विंग
की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। विंग की आंखें बंद हो चुकी थी। विंग ने अपना सर को पीछे धकेल लिया था और विंग के हाथ वांग जी के उस पार्ट पे नहीं थे अब, क्योंकि विंग खुद उस फीलिंग में इतना मदहोश हो चुका था कि कब वो बेड पर पूरी तरीके से लेट गया उसे पता नहीं चला। विंग अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी विंग के पैरों पर बैठ जाता है, जिससे विंग अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर दिया था और वो विंग के लिप्स को किस किए जा रहा था। साथ ही वो अपने हाथ से विंग के लोअर पार्ट को पुश कर रहा था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा हेवनली प्लेजर में डूबा हुआ था। साथ ही वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के दोनों पैरों के बीच में रब किया जा रहा था। जब विंग पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तब वो गहरी सांसें छोड़कर हाफने लगता है। फिर वांग जी, जो कि उस बुक में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, अपनी फिंगर्स का यूज़ करके विंग को रेडी करने लगता है विंग के ही लिक्विड से। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ये बहुत अजीब सी फीलिंग थी और बहुत ज़्यादा इमिटेटिंग थी। विंग जिसके पैर दोनों में एकदम जुड़ने को हो गए थे, तो वांग जी विंग के पैर को उठा के अपने शोल्डर पर रख लेता है। तब वांग जी को लगता है कि विंग पूरी तरीके से रेडी है। तब वांग जी अपना इंटरकोर्स करता है एंड देन विंग बहुत बुरी तरीके से चीखता है। विंग को इतनी बुरी तरीके से चीखता हुआ सुनकर ना वांग जी एक पल के लिए रुक गया था। वांग जी का दिल भीगते एक पल के लिए थम गया था कि उसने जो किया वो सही था। विंग की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। वांग जी थोड़ा झुकता है, झुक कर वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, वांग जी की बैग को विंग ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और अपने दोनों नाखूनों को उसने वांग जी के बैग में एकदम गड़ा दिया था। विंग रोते हुए कहता है, उसे निकालो, नहीं 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 नहीं। वांग जी विंग को कंफर्ट कर रहा था एंड देन वो अपने आप को पुश करता है। विंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, लेकिन वांग जी को पता था बुक में लिखा हुआ है जो चीज़ उसके साथ हो रही है वो सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ। तो वांग जी रुकता नहीं है, वो अपने आप को और आगे बढ़ाता है एंड फाइनली विंग कुछ टाइम बाद रो नहीं रहा था, वो मौन कर रहा था। विंग की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, उसे पेन हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक अलग सा प्लेजर भी उसे महसूस हो रहा था। जब वांग जी खुद रिलीज़ होता है तब जाके वो वहीं पर लेट जाता है और जब वो विंग के अंदर से अपने आप को हटाता है तो विंग पूरी तरीके से चीखता है। वांग जी बस विंग को अपने सीने से लगा लेता है और विंग के बालों को सहलाता है। विंग जिसका पूरा चेहरा थकान से भर चुका है। वांग जी खुद भी थकान से इतना भर चुका है कि उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कि वो उठकर जा सके और नहा सके। वांग जी बस अपने ऊपर ब्लैंकेट को डाल लेता है क्योंकि ठंड है। वांग जी और विंग दोनों उस बिस्तर में दो बदन, जो जिनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, आपस में लिपट कर बस सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी उसे बस बहुत प्यार से देखे जा रहा है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके बोलता है, गुड मॉर्निंग। विंग भी कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसा बोलकर विंग अपने आप को पूरा ब्लैंकेट के अंदर छिपा लेता है। उसे बहुत शर्म आ रही थी वांग जी की आंखों से आंखें मिलाने में। वांग जी ये देख कर ना बहुत अलग से खुश हो रहा था, उसको ना बहुत सब हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए विंग के ब्लैंकेट को उसके फेस से हटाता है और विंग जो अपने ब्लैंकेट को फिर से अपने फेस पे डाल लेता है। वांग जो उसके ब्लैंकेट को फिर से हटाता है, विंग फिर से उसे अपने सर पे डाल लेता है। तो वांग जी अपने हाथ को विंग के ब्लैंकेट के अंदर डालता है और फिर विंग के स्टमक पर गुदगुदी करने लगता है। विंग कहता है अर्का। वांग जी कहता है, मुझे अपना चेहरा देखने दोगे कि नहीं। विंग अपने ब्लैंकेट को हटाता है, बोलता है, आप सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है। वांग जी कहता है, हाँ मैं शेमलेस हूँ, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है विंग। विंग कहता है, किसी को क्या पता था कि आप बोल भी सकते हैं और कितना अजीब बोल सकते हैं, किसी को क्या पता, ये तो मुझे पता है। वांग जी विंग की नोज़ पर हल्का सा टैप करता है, बोलता है, मैं चाहता भी नहीं कि किसी को पता चले, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी इतनी शेमलेस बातें सुन सको, मैं किसी और को नहीं बताना चाहता।
ऐसा बोलकर वांग जी विंग के चिक्स पर किस करके बोलता है कि उन दोनों को नहा लेना चाहिए। देन विंग और वांग जी बात लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों के दिन और भी ज़्यादा खुशी से बीतने लगे थे, क्योंकि वांग जी विंग के लिए खाना लेकर आता था और विंग और वांग जी अब अपने खेत पर बैठकर साथ में खाना खाते थे, लेकिन अकेले में बैठकर, जहाँ पर विंग अक्सर वांग जी की गोद में बैठकर वांग जी को खाना खिलाता था और विंग को वांग जी। एंड कभी भी वो दोनों स्टार्ट हो जाते थे एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को हक करना। वांग जी जब घर जाता है और उसको देखता है कि विंग किचन में काम कर रहा है और कोई सर्वेंट आसपास नहीं है, तो वांग जी सीधे विंग के जो 2 चेरीज़ हैं, जो उसके पीछे 2 चेरीज़ हैं, उस पर जाके हिट कर दिया करता है। विंग अपने बम को, अपने चेरीज़ को सहलाते हुए कहता है, हक्का, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, कोई देख लेगा तो। वांग जी कहता है, देख ले तो देख ले, मेरा वाइफ है, गलत क्या है इसमें। वांग जी कहता है, आप तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं, पता नहीं इतने बड़े परवर्ट आप कब से हो गए। वांग जी विंग से कुछ कहता नहीं है। देन विंग और वांग जी अपना खाना खाते हैं एंड देन उसका एवरीडे चालू हो जाता है, जिसमें विंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि एक बार तो सचिन को भी वो आवाज़ सुनाई दे गई थी, जब सचिन रात में अचानक से उनके घर पे आ धमका था। हम बेचारा वो 2 घंटे तक बाहर बैठ के दरवाज़ा पीटता रहा, पर वांगशन को उसकी आवाज़ सुनाई कहाँ दी, क्योंकि उन दोनों को तो एक दूसरे की आवाज़ में वो दोनों खो गए थे। जब विंग ने बाद में सचिन के दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनी, तो वो वांग जी को अपने आप से दूर करके बोलता है, अर्का, कोई आया है, जाके देखो ना। वांग जी कहता है, उसे जाने दो विंग, हम अपना काम करते हैं। विंग कहता है, अर्का, अजीब है ये, जाके देखो ना, रात में कोई आया तो कुछ काम ही होगा। बाहर सचिन था। सचिन वहाँ पर सच में किसी काम से आया था। वो सचिन वांग जी से बात करता है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। सचिन को पैसे देने के बाद में वांग जी वापस दरवाज़ा बंद करके आता है। सचिन जो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये दोनों कितने बेशर्म हैं। जो भी कुछ है, सचिन बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। वो जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी वांग जी को खुशी देखकर। अभी हम देखते हैं काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है विंग और वांग जी की शादी को। काफ़ी लंबा मतलब लगभग 1 महीना। इस 1 महीने में विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहे हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहे हैं। और अब ना विंग के साथ थोड़ी अजीब चीज़ें होने लगी हैं, जैसे वो जो कुछ खाता है उसे वॉमिट करके निकाल देता है। विंग जो वांग जी से कई बार बोल चुका है कि उसे वैद्य के पास नहीं जाना है, और वांग जी जिससे ज़्यादा पता नहीं है कि विंग को दिन में भी कई बार वॉमिट होती है। वांग जी के साथ में बहुत कम हुई है, इसलिए वांग जी को पता नहीं चलता है। रात के समय भी विंग बहुत जल्दी थक जाया करता है एंड बहुत जल्दी सो जाया करता है। वांग जी और विंग का डेली रूटीन था, एवरीडे मीन्स एवरीडे, अब वो रुक गया था, क्योंकि विंग बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहा था। वांग जी अब उसे देखा नहीं जाता, तो वो एक दिन अपने काम से समय निकाल कर विंग को बोलता है, विंग, तुम्हें वैद्य को दिखा लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कितना अच्छा तो हूँ मैं। विंग बोलते बोलते तुरंत बाहर भागता है, क्योंकि उसे वॉमिट आ रही थी। विंग जाकर वॉमिट करता है। वांग जी ये देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि विंग के साथ कुछ गड़बड़ है। तो वांग जी सीधा विंग को लेकर के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जब विंग की पल्स को चेक करता है तो उसे कुछ भी अलग नहीं मिलता है, सब ठीक ही है। वैद्य कहता है कि बस कुछ गलत खाने की वजह से यह कुछ हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है। इसके बाद विंग और वांग जी घर आते हैं। लगभग 15 दिन और ऐसा होता है कि विंग को वॉमिट वगैरह आती है। इसके बाद चीज़ें बदल गई थी। अब विंग के साथ ऐसा नहीं था, बस विंग को बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करने लगा था, और अब तो उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे रोज़ होता था, और अब तो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि विंग था जो ज़्यादा डिमांड में था। विंग को ज़्यादा करने का मन करता था। वांग जी जो विंग को रोकता था, क्योंकि विंग की हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। खाने में भी वांग जी से अलग अलग तरीके की डिमांड होती थी विंग की। जैसे विंग एक बार डिमांड करता है कि उसे ग्रेप्स खाने हैं। जब वांग जी को पूरे मार्केट में ग्रेप्स नहीं मिलते, क्योंकि ग्रेप्स का सीज़न नहीं है,
इसलिए उसे ग्रेप्स मिलते नहीं हैं। तो वो ग्रेप्स की जगह पर एप्पल्स ले आता है। विंग को इतना ज़्यादा रोना आता है कि वो बस रोए जा रहा था। वांग जी कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं ग्रेप्स ले आता हूँ, मैं ग्रेप्स लेके आता हूँ, तुम रो मत। विंग कहता है, नहीं, मैं तो ग्रेप्स ही खा लूँगा, मैं एप्पल ही खा लूँगा, ग्रेप्स से बच पर ये ग्रेप्स क्यों नहीं है, मुझे ग्रेप्स खाने हैं। वांग जी विंग को ना, मतलब उसका बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था। विंग छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो रहा था, छोटी छोटी पर गुस्से रोना आ रहा था। लगभग 6 महीने बाद तो और भी बुरा हाल था, क्योंकि अब तो विंग से चलने की बस की नहीं थी उसकी, क्योंकि विंग बहुत मोटा हो गया था। विंग के पैरों में अक्सर सूजन आ जा रही थी, कभी उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। विंग अपने आप को कांच में देखता है और उसने जो नए रोप्स लेके आया था वांग जी, वो पहनकर बोलता है, अर्का, क्या मैं मोटा हो गया हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो विंग, तुम मोटे कहाँ हुए हो? विंग पीछे मुड़ के बोलता है, पर देखो ना, मेरा पेट कितना बढ़ गया है, मेरे गाल कितने फूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं मोटा हो गया हूँ। वांग जी, जिसे याद है पिछली बार जब उसने बोल दिया था, विंग तुम हेल्दी होते जा रहे हो, मुझे खुशी है इस बात की। विंग जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, विंग कहता है, मैं मोटा हो गया हूँ? तुम कहना चाहते हो मैं मोटा हो गया हूँ? तुम आज ना बाहर जाके सोना, तुम घर के अंदर आ मत जाना, मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। वांग जी पूरी रात बेचारा बाहर सोया था बिना किसी कंबल के। एंड देन जब नेक्स्ट डे वो घर के अंदर आया तो उसे जला हुआ खाना मिला था। विंग का इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि उसने वांग जी के कपड़ों को कैंची से काट दिया था और वांग जी के बालों को कंघी करते करते उन्हें खींच खींच रहा था वो। साथ ही वांग जी को लात भी मार दी थी उसने बिस्तर से गिराने के लिए दूसरे दिन। वांग जी सोच रहा था, कुछ भी हो, मैं इसे मोटा तो नहीं बोलूँगा, किसी भी कंडीशन में नहीं, मुझे दोबारा बाहर नहीं सुनना है और मुझे इसके हाथ से मार तो बिल्कुल नहीं खानी है। उस दिन सचैन भी वहाँ आया हुआ था। सचैन को देखकर, मतलब सचैन दरवाजे पे आता है जिस टाइम पे विंग वांग जी से बोलता है, ललन, सच बताओ ना, क्या मैं मोटा लग रहा हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं विंग, तुम बिल्कुल मोटे नहीं लग रहे हो। कहा विंग, सचैन गा से पूछो, वो तुम्हें सही जवाब देंगे, मैं काम पे चलता हूँ। हाँ, वांग जी तो वहाँ से भाग गया था सचैन गा को फंसा कर। सचैन जो वहाँ अंदर आता है और वांग जी को भागते हुए देख कर कहता है, इससे क्या हुआ? ओह, तुम तो अच्छे लग रहे हो विंग आज। विंग कहता है, तो मैं रोज़ अच्छा नहीं लगता? सचैन कहते हैं, तुम रोज़ बहुत अच्छे लगते हो, पर आज तो अच्छे लग रहे हो, आज तुमने बहुत नए कपड़े पहने हैं ना, इसलिए। विंग अपने आप को मिरर में देख के कहता है, सचैन का, क्या मैं मोटा लग रहा हूँ? सचैन का कहते हैं, नहीं तो तुमसे किसने कहा कि तुम मोटे लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बिल्कुल भी मोटे नहीं लग रहे हो। विंग कहता है, पर मुझे लग रहा है। सचैन कहता है, हाँ, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हो, थोड़े से वेट गेन कर लिया है तुमने। मतलब मैं मोटा हो गया हूँ? हाँ, थोड़े से। आपका कहना है कि मैं मोटा हो गया हूँ? क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? आपने कहा मैं मोटा हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, इसका मतलब आप मुझे काका पसंद नहीं करेंगे, अब मुझे हरका पसंद नहीं करेंगे, मैं मोटा जो हो गया हूँ मैं मोटा हो गया हूँ। विंग इतनी बुरी तरीके से रोता है सचैन के सामने। सचैन बेचारा समझ नहीं पाता है कि वो कैसे चुप कराए विंग को। फिर विंग अचानक से अपने पेट को पकड़ के बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सचैन जिसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वहाँ पे जो सर्वेंट काम कर रहे थे वो उन्हें बुलाता है और बोलता है कि वांग जी को तुरंत बुलाया जाए, विंग जो है उसका पेट दर्द कर रहा है। सचैन विंग को लेकर के वैद्य के पास पहुँचता है। वो वैद्य के पास पहुँचता है, वहाँ जाकर विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में था, वैद्य जो विंग को देखने के लिए आता है, तब तक वांग जी भी आ चुका था। वांग जी विंग को पकड़ता है, उस टाइम तक विंग दर्द की वजह से बेहोश हो चुका था। वैद्य विंग को देखता है और फिर वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ ऐसे का? सचैन कहता है, पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हुआ और फिर मैं यहाँ लेके आया तो जैसे तुम आए वैसे ही वो बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है। वैद्य आकर 2-3 बार विंग को चेक करता है, फिर वो कहता है,
मैं मेरे गुरुजी को बुलाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ परेशानी क्या है। वो वैद्य काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग था, वो भी अपने गुरुजी को बुलाता है, वो तो और ज़्यादा बूढ़े थे। वो आकर विंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो जो वैद्य था उससे जाकर कुछ बातें करते हैं और फिर वांग जी के पास आते हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ, विंग ठीक तो है ना? क्या उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है? क्या वो ठीक नहीं हो सकता? वो वैद्य वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें ये जानकर अजीब तो लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, पर यह बात सच है। ये जो लड़का है ये एक बच्चे को कैरी किए हुए है। वांग जी से चैन दोनों कंफ्यूज थे। वांग जी कहता है, मतलब? वो वैद्य कहता है, मतलब ये कि ये जो लड़का है ये किसी लड़की की तरह एक बच्चे को जन्म दे सकता है, तो अभी ये प्रेग्नेंट है। विंग और वांग जी दोनों कंफ्यूज थे कि विंग प्रेग्नेंट है, विंग एक लड़का है और वांग जी को बहुत अच्छे से पता है। वांग जी कहता है, पर ये एक लड़का है, ये एक लड़की नहीं है। वो वैद्य कहता है, तुमने सही कहा, ये एक लड़का है, पर जहाँ तक मुझे पता है ये तीसरा केस है। ये तीसरा केस है जहाँ पर एक लड़का प्रेग्नेंट हुआ है, और तीसरा केस है इसलिए हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। वांग जी कहता है, वही मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक लड़का है। वो वैद्य कहते हैं, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो लड़का है जब ये अपनी माँ की कोख में रहा होगा तो इसकी माँ को 2 बच्चे होने वाले होंगे, एक लड़की और एक लड़का, पर इन्हें खाना ठीक से नहीं मिला होगा, उस वजह से वो बच्चा इसके अंदर ही मिक्स्ड हो गया है, और ये जो वार्मथ इसके अंदर है वो दूसरी लड़की की है, ना कि इसकी, लेकिन ये बर्थ दे सकता है क्योंकि दोनों की बॉडी मिक्स हो चुकी है, तो इसके पास वो वार्मथ है। वांग जी जो बिल्कुल हैरान हो चुका था कि ये हुआ कैसे, मतलब लिटरली ऐसा कुछ हो सकता है। वो वैद्य फिर बताता है कि बर्थ के बाद अब विंग को पीरियड्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि विंग के पास एक वार्मथ है और उसके लिए एग्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो टोटली वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा क्यों होगा, पर ऐसा होगा। और अब तक विंग के साथ ऐसा इशू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विंग पहले से बहुत वीक था, अब जाके उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हुई है, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। उसके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा ग्रो अप हो गई, वरना विंग पूरा मेल नहीं था, वो फीमेल कहाँ से बनता। लेकिन जैसे जैसे विंग को पौष्टिकता मिली, प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिला, उसकी वजह से विंग इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो गया कि उसके अंदर का एक और इंटरनल ऑर्गन काम करने लगा। वांग जी की केयर सच में काबिल तारीफ़ है। वांग जी ने विंग के अंदर की एक और एबिलिटी को जगा दिया जो कि विंग की है भी नहीं। सिचेन जो बहुत ज़्यादा शॉक में था, वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था और वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। लेकिन कुछ देर में वो प्रोसेस कर जाता है, वो विंग को जागते हुए देखता है। विंग अब जागने लगा था, वांग जी विंग को देखता है। यहाँ से हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर विंग को अभी तक कुछ किसी ने बताया नहीं है क्योंकि वो लोग खुद ही प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। जब विंग घर आ जाता है तो वो कहता है, क्या हुआ अर्का, क्या हुआ सिचेन का, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मुझे बहुत कोई बड़ी बीमारी है? क्या मैं मरने वाला हूँ? वांग जी विंग को गले लगाकर कहता है, नहीं विंग, तुम मरने वाले नहीं हो। वैद्य ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो विंग। विंग कहता है, ओ हाँ, क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक लड़का हूँ, जहाँ तक मुझे पता है लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं। वांग जी फिर वो बात सारी एक्सप्लेन कर देता है जो वैद्य ने उन्हें बताई थी। सिचेन जो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है, ये तो अच्छी बात है ना विंग। और वांग जी, आशियन, तुम दोनों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम दोनों एक साथ भी रह सकते हो और अब तुम दोनों को किसी बच्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखो तुम दोनों के पास खुद का बच्चा हो गया है। वैसे मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए आया था कि तुम्हारी शाओची, मतलब कि मेरी वाइफ, वो भी प्रेग्नेंट है और उसका भी 7वां महीना चल रहा है। बस पहले किसी को बताने के लिए मना किया था मेरे फादर इन लॉ ने, इसलिए मैंने नहीं बताया, पर अब बता रहा हूँ मैं। सिचेन जो काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से निकल के गया था। विंग जो बहुत खुश था,
विंग और वांग जी अब विंग की ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगे थे। विंग भी करता था खुद की केयर और वांग जी भी। लगभग 10 दिन उनको ऐसे बीत चुके थे इस खुशखबरी के बाद। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। सिचेन जो वहाँ आता है विंग से मिलने के लिए और काफ़ी सारी मिठाइयाँ, फ्रूट्स वो लेकर आता है। विंग को देते हुए बोलता है, विंग देखो, ये बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे फ्रूट्स मेरी वाइफ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। उसे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे बारे में जानकर। देखो, हमारे पास डबल डबल खुशी आने वाली है। विंग कहता है, हाँ सिचेन का, मैं भी बहुत खुश हूँ। विंग अपने टमी को हाथ लगाते हुए बोलता है। सिचेन कहता है, अब बताओ विंग, तुम मोटे हुए हो क्या? विंग कहता है, सिचेन का, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि मैं एक मदर बनने वाला हूँ। मुझे पता थोड़ी था, इसलिए मैं बेबी की वजह से मोटा हो रहा हूँ। पता होता तो मैं थोड़ी बुरा मानता। सिचेन कहता है, बिल्कुल, चलो चलो चलो, हम लोग अब ना खाना बना लेते हैं, चलो। विंग जो उठता है, क्योंकि सिचेन को खाना बनाना नहीं आता है, पर सिचेन विंग की हेल्प करेगा। सिचेन विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विंग तुम देख के चलो, गिर मत जाना। विंग कहता है, हाँ। विंग और सिचेन जो किचन की तरफ जा रहे थे, विंग जिसका अचानक से पैर फिसलता है और वो गिर जाता है, पर सिचेन उसे पकड़ लेता है। विंग जो बस अपने टमी के भर गिरने वाला था, पर सिचेन ने उसे टाइम पर पकड़ लिया, जिसकी वजह से विंग बच गया। विंग अपने स्टमक पर हाथ रख के बोलता है, विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। उसका सर घूमने लगा था। सिचेन कहता है, तुम ठीक तो हो ना विंग? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ गिरते गिरते बचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा पैर फिसल जाएगा। अगर पता होता तो मैं तुम्हें बाहर ही नहीं निकाल के लेके आता। आई एम सो सॉरी विंग। विंग कहता है, कोई बात नहीं सिचेन का, मुझे भी नहीं पता था। देखकर तो मुझे चलना चाहिए, आपने तो फिर भी मुझे बचा लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सिचेन कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम संभल के चला करो। कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें चल रही हैं आजकल। ठीक है, तुम चलो, अंदर चलो, बाहर मत आओ, क्या पता तुम फिर से फिसल जाओ। विंग को सिचेन अंदर जाके बिठाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी आता है, तो सिचेन वांग जी को बोलता है खाना बनाने के लिए। वांग जी और विंग वहाँ और सिचेन तीनों बैठकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। देन सिचेन और वांग जी दोनों खाना खा रहे थे। विंग अपना फूड एंजॉय नहीं कर रहा था। विंग अपने खाने से हाथ भी नहीं लगाता। सिचेन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? विंग कहता है, पता नहीं, आज कुछ खाने का मन नहीं है। कुछ घर का नहीं खाना है, कुछ बाहर का खाना है। और का बाहर खाने चलें क्या? वांग जी कहता है, ठीक है, हम बाहर खाने चलते हैं। सिचेन कहता है, पर ये खाना बना हुआ है, तुम कुछ तो खाना चाहिए ना विंग, तुम भूखे जाओगे, अच्छा नहीं रहेगा। विंग अपने आंखों में आंसू लाकर बोलता है, पर मुझे बाहर का ही खाना है। सिचेन कहता है, अरे अरे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, तुम इसको बाहर ही ले जाओ वांग जी, बाहर ही खाना खिलाओ उसको, जाओ। वांग जी विंग को बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। बाहर से खाना खाकर वो लोग वापस आ जाते हैं। जो सर्वेंट थे उन्होंने वो खाना वहाँ से उठाकर एक गाय को डाल दिया था। वो सर्वेंट अचानक से दौड़ कर आते हैं वांग जी के पास और बोलते हैं, जो विंग का खाना है वो उन्होंने गाय को डाला था और गाय मर चुकी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग जाकर गाय को देखते हैं तो पता चलता है कि गाय है ना, उसने 2 दिन पहले कुछ अजीब से बीज खा लिए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वांग जी और विंग तो डर ही गए थे कि विंग के फूड में कुछ गड़बड़ थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर मॉर्निंग में विंग सुबह उठता है। उठकर उसे बहुत थकान महसूस होती है। उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसे पता है कि उसे क्यों थकान महसूस हो रही है। विंग वहाँ से उठता है। उठकर वो बाहर जाता है और वांग जी तुरंत उसे पकड़ लेता है कि विंग को कुछ हो ना जाए, विंग गिरना नहीं चाहिए। वांग जी विंग को संभालते हुए बिठाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है एंड फिर खुद विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और विंग से बोल के जाता है कि दोपहर का खाना वो पर घर आकर करेगा। विंग उसके लिए खाना लेकर ना आए। अब तक विंग वांग जी के लिए खाना लेकर जाता था, लेकिन अब वांग जी ने मना कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि पहले वांग जी को लगता था कि विंग हेल्दी हो रहा है और अब वांग जी को पता है कि विंग प्रेग्नेंट है। फिर भी विंग तो विंग है भाई। विंग जो खाना लेकर पहुंच जाता है वांग जी के पास। विंग जिस कैरेज से जा रहा था, उस कैरेज का अचानक से जो पहिया होता है वो फिसल जाता है और विंग उस कैरेज से लगभग गिर गया था।
पर वांग जी ने टाइम पर आकर विंग को बचा लिया। वांग जी भी उस रास्ते से वापस जा रहा था और विंग के कैरेज को देखकर वो वहाँ पर रुक गया था कि विंग का कैरेज आएगा और विंग को वो उतार लेगा। पर उससे पहले ही विंग गिर गया, इसलिए वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी विंग को डांटता भी है, लेकिन विंग को पता नहीं चला कि वो क्यों गिरा, पर विंग फिर एक बार बच गया था। अब हम देखते हैं लगभग यहाँ से 4 महीने बाद का सीन, जहाँ पर विंग बर्थ देने वाला है। विंग जो बहुत बुरी हालत में है। विंग इन 4 महीनों में कई सारी मुसीबतों से होकर गुजरा है, लेकिन वो सेफ रहा है। अभी विंग बर्थ दे रहा था। सिचेन और वांग जी दोनों बाहर खड़े थे। सिचेन कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है अजान मतलब वांग जी वो खुद पहले से नर्वस था। सिचेन की नर्वस देख करके तो वो और ज़्यादा नर्वस हो गया था। सिचेन फिर भी वांग जी को अपने गले से लगाकर बोलता है, कोई बात नहीं अजान, सब ठीक होगा। वैसे भी देखो, मेरी वाइफ ने भी अभी अभी बर्थ दिया है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा विंग और उसका बेबी भी बिल्कुल ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी अपने ब्रदर को गले लगा लेता है। वो कोई टची पर्सन नहीं है, लेकिन अभी उसे इस हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी को सिचेन काफ़ी देर तक कंफर्ट करते हैं और कुछ देर बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी तुरंत अंदर जाता है। जो वैद्य है जिसने वो डिलीवरी करवाई है, क्योंकि विंग एक स्पेशल कंडीशन में है, तो उसकी डिलीवरी जिस तरीके से हुई है वो बहुत ख़तरनाक थी। उस बच्चे को सिचेन के हाथ में दे देता है वैद्य, क्योंकि वांग जी उस बच्चे को देखे बगैर ही सीधा विंग की तरफ दौड़ गया था। सिचेन उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है, बहुत ही आराम से पकड़ता है। सिचेन को बच्चे को पकड़ना आता है, क्योंकि अभी उसका ही बेबी डिलीवर हुआ है। वो उस बेबी को लेकर वांग जी और विंग के पास आता है। वांग जी जो भाग कर विंग के पास गया था, विंग जो बहुत बुरी हालत में है। वांग जी से विंग कहता है, पानी पानी लंच और का पानी। वैद्य कहता है कि विंग को अभी थोड़ी देर तक पानी नहीं पिलाना है। वांग जी कहता है, हाँ विंग, तुम्हें भी मैं पानी दे रहा हूँ, थोड़ा वेट करो प्लीज़, थोड़ा वेट करो। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और बोलता है, तुमने बहुत मेहनत की आज विंग, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। हम दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं ध्यान रखूँगा, आई प्रॉमिस। विंग जो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मेरी भी हिम्मत नहीं है दोबारा बच्चा करने की, एक ही काफ़ी है लंजा, एक ही बहुत हमारे लिए। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के सर को आपस में मिला लेते हैं। उन दोनों की सांसें भी एक दूसरे के सांसों में घुली हुई थी। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, जहाँ पर आप अपने प्यार को किसी मुसीबत में पड़ते हुए देख नहीं सकते। और ये भी सच है कि अगर विंग और वांग जी को पहले पता होता कि विंग बर्थ दे सकता है, विंग शायद किसी बच्चे की डिमांड कर भी लेता, पर वांग जी बिल्कुल नहीं मानता। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग कितने पेन से गुजरेगा। विंग जो भी बस महज लगभग 20 साल का है, मतलब 19.5 का, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। इसकी वजह से उसे ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वरना अब तक तो पता नहीं विंग का क्या होता। दूसरी तरफ सिचेन जो उस बच्चे को लेकर विंग और वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, विंग, अजान, देखो तुम्हारा बेबी कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा बोलते हुए वो उसके पास आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनका पैर फिसलता है और बच्चा गिरने वाला था, पर वांग जी जाकर बच्चे को पकड़ लेता है। वांग जी ने 2 बार लोगों को बचाया है, एक बार उसने विंग को गिरने से बचाया और अब उसने उस बच्चे को। सिचेन जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, उसके हाथ से ही बच्चा फिसला, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके फेस पर वो डर साफ साफ नज़र आ रहा था। वांग जी उस बच्चे को पकड़ के कहता है, गा। वांग जी के सामने, विंग के सामने सिचेन अपने घुटनों के बल बैठ कर कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सच में नहीं पता है कि वो मेरे हाथ से कैसे फिसला, मुझे सच में नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता। सिचेन जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो रोने लगा था। वांग जी उस बच्चे को विंग के पास में लिटाता है और सिचेन को आगे उठाता हुआ बोलता है, कोई बात नहीं का, होता है, बस आप ध्यान रखा करो, कहीं आप अपने बच्चे को भी ना गिरा दो ऐसे, अभी तो सब ठीक है। वांग जी ने ये बहुत ही
रूडली बोला था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जिस बच्चे को जन्म देने में विंग की ऐसी हालत हो गई है, उसे कुछ भी हुआ ना, वांगजी किसी को माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। अभी विंग जो कहता है सचिन तुरंत विंग के पास पहुंचता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, आशियन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। विंग कहता है, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर सचिन जो एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेके आया था और एक चम्मच से वो उस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग के पास मिल्क नहीं है। उस बच्चे को अचानक से ठसका लगता है और वो बच्चे के गले में दूध अड़ जाता है। फिर से वो बच्चे की जान जाने वाली थी, पर वैद आकर उसे फिर से बचा लेता है। ऐसा हम देखते हैं लगभग 3 महीने तक ऐसा कई बार होता है। सचिन के हाथ में जब भी बच्चा आता है, विंग के बच्चे पर हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत छाई होती है। विंग और वांगजी अपने बेबी का नाम रखते हैं लान युआन, जो 3 महीने का हो चुका है, और इस 3 महीने में उसकी जान पर सैकड़ों बार मुसीबतें आई हैं। अभी जो सचिन है वो उस बच्चे को बहुत ही केयरफुली पकड़े हुए था, जिसके साथ में विंग भी उसके पास में था। सचिन उस बच्चे को पकड़ के खिला रहा था और विंग उसके पास ही था। विंग उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है। सचिन विंग के हाथ में वो बच्चा देता है। विंग अपने बेबी युआन को लेकर अपने घर के अंदर जा रहा था, पर विंग जो अचानक से देखता है कि उसके सामने से एक भागता हुआ गाय उनके घर में ही आने वाला है, जिसे देखकर विंग तुरंत साइड में हट जाता है और वो बैल जो वो गाय था वो सीधा उनके घर के अंदर घुस जाता है। विंग तुरंत बाहर निकल के किचन में जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे बहुत डर लग रहा है, लंजा भी अभी घर पे नहीं है, क्या होगा उसका। लेकिन फॉर्चुनेटली जो सर्वेंट थे वो उस गाय को संभाल कर बाहर निकाल देते हैं। विंग फिर एक बार बच गया था। सचिन विंग को बाहर निकाल के बोलता है, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या मुसीबत थी, मुझे तो डर ही लगा। सचिन कहता है, पता नहीं क्या मुसीबत है, मैं अभी घर चलता हूँ, हाँ मैं बाद में आके तुमसे मिलता हूँ विंग। सचिन अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि घर में बैठी हुई है। उसकी वाइफ जिसका नाम है जियांग यानली जो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही है, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठी हुई है, या कहो बस ज़मीन पे पड़ी हुई है। सचिन उसे जाकर तुरंत उठाकर कहता है, आली क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी बुरी कंडीशन में क्यों हो? यानली तुरंत सचिन को धक्का देती है और उसके फेस पर बहुत बुरी तरीके से चांटा मारते हुए कहती है, मुझे क्या पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम्हें पता है जो दूसरों का बुरा करना चाहता है उसके साथ खुद भी बुरा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम अब तक क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ है। यानली सचिन को कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद सचिन अंदर से टूट कर बिखर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पर विंग और वांगजी एक साथ बैठे हुए हैं। वांगजी युआन को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ है और विंग उसके बालों की मसाज कर रहा है। विंग कहता है, आज तुम्हें पता है क्या हुआ? वांगजी कहता है, क्या हुआ? आज फिर हम दोनों पर मुसीबत आ गई थी। हम दोनों तो बिल्कुल मरते मरते बचे। एक बहुत ही सरफेरा सा गाय घर के अंदर घुस आया था और बस हमें मारने ही वाला था। वो तो अच्छा हो सर्वेंट्स का, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। वांगजी अपना सर हाँ में लाता है कि सब ठीक है, चलो ठीक है, ये भी अच्छा ही है। फिर विंग वांगजी के पास बैठकर कहता है, अर्का। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? वो क्या हम अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं? क्योंकि ईवान का नाम हमारे फैमिली ट्री में तभी आएगा जब हमारी शादी वैलिड होगी, वरना हमारे बच्चे का नाम उसमें नहीं आएगा। लोगों से एक नाजायज़ बच्चा। वांगजी विंग के लिप्स पर फिंगर रख के बोलता है, विंग ऐसा बोलना भी मत, ये हम दोनों की प्यार की निशानी है। इसे
इस दुनिया में लाने के लिए तुमने कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है, ये मैं ही जानता हूँ और तुम भी जानते हो और ये खुद भी जानता है। तो तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए हमारे बच्चे के लिए। और तुम चाहते हो तो हम ज़रूर हमारी शादी रजिस्टर करेंगे, हम बहुत जल्दी चलेंगे, ठीक है? फिंग कहता है हाँ बहुत बिल्कुल ठीक है। विंग और वांग जी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करने लगे थे एक दूसरे के लिप्स पर, जहाँ पर विंग वांग जी के लोअर लिप्स को सक कर रहा था और वांग जी विंग के अपर लिप्स को सक कर रहा था। कुछ देर में उनकी टंग भी एक दूसरे से लड़ने लगी थी। वो दोनों टंग फाइटिंग कर रहे थे। वो दोनों माउथ टू माउथ अपनी बातें कन्फेस कर रहे थे, जैसे उस किस के ज़रिए, कि हाँ वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उम्र का फासला चाहे कितना भी हो, उनके दिल में कोई भी फासला नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी गोद में अभी भी युआन था जो सोया हुआ है। वांग जी विंग के चेस्ट को पकड़ लेता है। विंग जो मौन करते हुए वांग जी को दूर करके बोलता है लंजा। वांग जी कहता है विंग तुमने क्या कहा? विंग कहता है और कहा मैंने जानबूझकर। तुम लंजा कहते हो तो और अच्छा लगता है विंग, लंजा ही कहा करो। विंग कहता है लंजा। वांग जी विंग के नेक को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके नेक पर वो सक करने लगता है। विंग हल्का सा मौन करता है। वांग जी विंग से थोड़ा दूर हट के बोलता है विंग आयुआन मेरी गोद में है, ज़्यादा तेज आवाज़ मत करो, वो जाग जाएगा। विंग कहता है तुम ऐसा कर भी क्यों रहे हो कि वो जाग जाए? तुम्हें पता है ना वो एक बार जाग जाता है तो उसे सुलाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। वांग जी कहता है इसलिए तो कहा उसे मत जगाओ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के नेक को फिर से सक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय कबाब में हड्डी से चैन फिर से दमक पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपना मुंह लटका के वहाँ आया था और दरवाजे पे नॉक करता है, जिसकी वजह से विंग और वांग जी दोनों का ध्यान सिचन की तरफ जाता है। सिचन वहाँ कितनी देर से खड़ा था, उन दोनों को उसने कुछ करते हुए देखा कि नहीं, उन दोनों को नहीं पता। पर विंग फिर युआन को अपनी गोद में लेता है सुलाने के लिए और वांग जी विंग से कहता है कि वो जाकर युआन के साथ में लेट जाए, क्योंकि विंग भी बहुत देर से ऐसे बैठा हुआ है, वो भी थक गया होगा। वांग जी बाहर निकल के आता है। सिचन वांग जी को देखता है और कहता है आसान क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? वांग जी कहता है बोलिए ना का अकेले में। वांग जी फिर सिचन के साथ में अकेले में चला जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई सर्वेंट भी नहीं था। सिचन वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। आसान तुम्हारा नेफ्यू मेरा इकलौता बच्चा है, इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई और अब मेरी बीवी कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि पहले ही बच्चे के बाद उसे बोल दिया गया था क्या वो कभी मां नहीं बन सकती। हमारे पास बस एक ही बच्चा था और वो उसकी मौत हो गई। ये सब मेरी कर्मों की सजा, सिर्फ मेरे कर्मों की सजा है। मैंने जो दूसरों के बच्चों के साथ करने की कोशिश की वही मेरे बच्चे के साथ हो गया। भगवान सच कहते हैं कि हम जो किसी के साथ बुरा करने चाहते हैं वो आपके साथ हो ही जाता है। आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, आप किसी का बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा ही होता है। आप कभी किसी का बुरा करके खुश नहीं रह सकते। मेरे साथ भी वही हुआ है। वांग जी अपने भाई को टूटा बिखरा रोता हुआ देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी तुरंत अपने भाई को गले से लगा कर कहता है कहा कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ हो गया है वो तो हो गया है, पर ये सब हुआ कैसे? सचिन कहता है मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास एक पॉइज़न है। वो पॉइज़न किसी भी बच्चे को दूध में मिला के दिया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है बिना किसी आवाज़ के और कभी नहीं जागता। वो पॉइज़न मैं लेकर आया था और फिर
मेरा मन बदल गया तो मैंने उसे फेंक दिया। मुझे पता नहीं था कि वो पॉइजन किसी तरीके से मेरे घर की खिड़की पे उड़ के आ जाएगा और मेरा बच्चे के हाथ में लग जाएगा। वो तुम्हें पता है ना, छोटे बच्चों की आदत होती है अपना अंगूठा मुंह में देने की। उसने अपने थंब को अपने माउथ में लिया और वो वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है, आप इतनी सख्त खतरनाक चीज़ अपने घर में लेकर क्यों आएगा? वही तो मैंने तुमसे कहा है आजान, इसलिए तो मेरे साथ ये हुआ है। मैंने कितनी कोशिश की, जब से मुझे पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड भी प्रेग्नेंट हो सकता है, तब से मैंने उस बच्चे को वही विंग के पेट में मारने से लेकर उसके जन्म लेने के बाद तक मारने की कोशिश की, पर मैं कभी भी कामयाब नहीं हुआ। बल्कि ना चाहते हुए मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। यही होता है जब आप किसी और के साथ गलत करने जाते हैं, आपके साथ खुद ही गलत हो जाता है। वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और ना ही उसे कुछ समझ आया था। वो कहता है, क्या मतलब आपने विंग और मेरे बेबी को मारने की, आयुन को मारने की कोशिश की? मतलब सचिन कहता है, मेरी जो मदर इन लॉ है, तुम्हें तो पता है ना, मैंने हमारे सरपंच की बेटी से शादी की है, जियांग वेमेन की बेटी से शादी की है मैंने, जियांग वेमेन की। मैडम ये हमेशा मुझे ताने कसती रहती है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं उनके फेंके गए टुकड़ों पर पलता हूँ। जबकि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो हमेशा मुझे ताने कसती रहती है। मैंने सोचा अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है तो मुझे वो ताने नहीं पड़ेंगे, पर मैंने तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचा। मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा है जान। तुम हमेशा से मेरे भाई रहे हो। मैं सोच रहा था कि अगर तुम शादी ही ना करो, तुम्हारा कोई बच्चा ही ना हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी ही नेचुरली मेरे बच्चे की हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों भाई हैं और मुझे तुम्हें भी नहीं खोना पड़ेगा। तुम्हें खोए बगैर प्रॉपर्टी भी मेरे पास आ जाएगी। मैं इसलिए मैं शुरुआत से तुमसे बोलते हुए आया कि विंग तुम्हारे साथ एक वाइफ की तरह रहता है, तुम उसके वाइफ की तरह ख्याल रखते हो। फिर मैंने सजेशन दिया कि तुम उसी से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, इसलिए भी कि तुम्हें विंग पसंद भी है। पर मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। मैंने उस बच्चे को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मैं अपने बच्चे को मार बैठा। वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था ये जानकर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। उसने अपने भाई को बहुत कुछ सुनाया। अपने भाई को बहुत सुनाने के बाद उससे वो अपने सारे रिश्ते तोड़ करके वापस आ चुका था अपने घर में। वो वांग जी को देखता है, विंग को देखता है, विंग जो अपने बच्चे को लेकर सोया हुआ है। विंग के पास जाकर वो विंग के फोrehead को किस करता है और सोचने लगता है कि इस दुनिया में अब उसका और कोई नहीं रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ विंग है। वो बस विंग पर भरोसा कर सकता है, किसी और पर नहीं। विंग ये है जो बस उसको सच्चे दिल से अपनाता है। सचिन जिसे वांग जी ने अपना सब कुछ माना, उसने भी वांग जी को धोखा दे दिया। वांग जी को वो, अगर सचिन को प्रॉपर्टी चाहिए ही थी तो वो मांग लेता। वांग जी उसे ऐसे ही दे देता, लेकिन ये कोई चीज़ थी क्या? ये कोई बात थी जो सचिन ने उसके साथ किया? अगर विंग को कुछ हो जाता तो? और वो बच्चा, उसकी क्या गलती है? सचिन ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद से हम देखते हैं लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है। वो बच्चा मतलब आयुन अब 9 महीने का हो चुका है। इस बीच में यानली भी कई बार विंग से आके मिल चुकी है। विंग जो अपने बच्चे को यानली की गोद में देता है, उसे पता चला कि सचिन के साथ क्या हुआ है। विंग को बहुत बुरा लगा। वांग जी ने विंग को सचिन की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि विंग दुखी हो। विंग सचिन पे बहुत भरोसा करता है। विंग को जिसे कभी भी फैमिली का एहसास नहीं हुआ, वांग जी चाहता है कि उसे ऐसा ना लगे कि उसकी फिर से एक बार फैमिली छिन गई है, क्योंकि विंग बड़ी मुश्किल से किसी पर भरोसा कर पाया है। विंग हमेशा से किसी से डरते हुए आया था। बहुत मुश्किल से उसने वांग जी पर और सचिन पे भरोसा किया है। अगर वांग जी उसे बता देगा तो विंग नहीं जिंदा रह पाएगा। बस हाँ,
वो विंग को और उसके बच्चे को सुचैन से दूर रखने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और जब भी वो दोनों साथ में होते हैं ना, तो वो मेक श्योर करता है कि वांग जी खुद भी वहाँ पर हो। विंग को जब ये पता चला था कि यानली कभी माँ नहीं बन सकती अब, और यानली का बच्चा मर चुका है, तो विंग ने अपने बेटे युवान को जाकर के यानली की गोद में डाल दिया था, ये कहते हुए कि सिजे, ये भी तो आपका ही बच्चा है, ये भी तो आपका ही है जितना मेरा है। यानली जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो विंग को गले लगाकर बोलती है, बिल्कुल ये मेरा ही बच्चा है और तुम मेरे भाई हो, आज से तुम मेरे भाई हो। यानली फिर विंग को अपने साथ अपने घर भी ले गई थी। मैडम यू को विंग कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो उसे नापसंद भी नहीं करती, लेकिन हाँ वो जिया जो लांस है उससे ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और जब उसे पता चला था कि सिचन ने क्या किया इसके बाद, तो उसे बहुत गिल्ट हुआ था, और इसके बाद उसने खुद भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया है। जियांग फैमियान दूसरी तरफ वो विंग को बहुत पसंद करते हैं और विंग की दरिया दिली को तो और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने तो विंग को अपनी फैमिली का एक हिस्सा मान लिया है। उन्होंने विंग से कहा कि विंग उन्हें अपना फादर कह के बुलाए, और मैडम यू ने भी कहा कि हाँ विंग उसे अपनी मदर बुला सकता है। यानली को तो वो अपनी सिजे बुलाता ही है। उनकी फैमिली एक साथ हो चुकी है, 6 महीने का समय बीत चुका है। इस बीच में वांग जी को याद है विंग ने उससे कहा था कि विंग ऑफिशियली अपना नाम वांग जी के फैमिली लिस्ट में शामिल करना चाहता है, ताकि उनके बेबी को भी उन दोनों का नाम मिल सके। अब इसके लिए उन्हें शादी करनी होगी और उन्हें अपना नाम रजिस्टर करना होगा, तो वो वहाँ के लोकल टेम्पल में जाते हैं जहाँ पर मैरिजेस रजिस्टर की जाती हैं, ताकि उनकी फैमिली को एक नाम दिया जा सके। वो लोग वहाँ जा करके अपनी फैमिली का नाम रजिस्टर करवा रहे थे, तो वहाँ पर जो मेन प्रीस्ट होता है वो विंग को वांग जी की फैमिली में एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, और विंग और वांग जी के बच्चे को रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर देता है। वो इसलिए क्योंकि विंग का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो प्रीस्ट कहता है, देखो तुम जो कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, ये बच्चा तुम दोनों का ही है, तुम दोनों ने बकाया शादी की होगी, लेकिन मैं तुम लोगों को मैरिड नहीं मान सकता। देखा जाए तो ये जो विंग है वो तुम्हारा गुलाम है, और ये गुलाम का बेटा हुआ, क्योंकि तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर नहीं हो सकती। इस गुलाम का कोई फैमिली नहीं है, अगर इसकी फैमिली होती तो तुम दोनों की मैरिज वैलिड मानी जाती। विंग को बहुत बुरा लगता है। उस टाइम यानली पीछे से आके बोलती है, किसने कहा है उसकी फैमिली नहीं है, मैं हूँ उसकी बहन। जियांग फैमियान मैडम यू और उनका एक लौता बेटा, जो कि उस विलेज से काफ़ी दूर एक सिटी में पढ़ने गया हुआ है, जो महाविद्यालय में पढ़ता है, जियांग चेंग, वो भी वहाँ आया हुआ है। मैडम यू और जियांग फैमियान भी कहते हैं, बिल्कुल विंग हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उसे ऑफिशियली अपनी फैमिली लिस्ट में शामिल करते हैं। विंग अब से मेरा बेटा है। तो बताओ, मुखिया का बेटा क्या वांग जी से शादी नहीं कर सकता? वो प्रीस्ट तुरंत मुखिया को उठकर वो करते हुए बोलता है कि हाँ कर सकता है। विंग का नाम तुरंत उस मैरिज लिस्ट में फैमिली लिस्ट में ऐड होता है। फिर बाद में विंग को और युआन को वांग जी के फैमिली लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। विंग बहुत खुश हो गया था। एंड देन वो प्रीस्ट ऑफिशियल दोनों का बोझ कराते हुए शादी करवाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ में रेड कलर का एक थ्रेड पकड़ते हैं। विंग के सर पे एक वेल डाल दी जाती है। विंग और वांग जी दोनों ने रेड रोब्स पहन रखे हैं। आई युआन को यानली ने अपने हाथ में लिया हुआ है, और यानली कहती है, देखो युआन, तुम्हारे माँ और बाबा दोनों तुम्हारी आंखों के सामने शादी कर रहे हैं, तुम बहुत लकी हो बेबी। युआन मतलब विंग जो यानली की ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और वो हंस जाता है। विंग और वांग जी फिर हेवन अर्थ को बो करते हुए, अपने एडलेस को बो करते हुए एक दूसरे को बो करते हैं, अपने रिचुअल्स लेते हैं, एंड देन उन दोनों की मैरिज को डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑफिशियली। जियांग चेंग जो विंग को जानता भी नहीं है, वो आगे आता है, विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, देखो अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी होती है ना, तो तुम इस लान वांग जी को छोड़कर वापस आ सकते हो हमारे घर में। मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम आ जाना मेरे पास। और अगर तुमने मेरे भाई को सताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ताकत हो दूंगा। जियांग चेंग खुद विंग की उम्र का है और वो विंग से कभी मिला नहीं है।
वो भी इनको जानता नहीं है, लेकिन उसे बस पता चला कि उसकी फैमिली ने ना एक लड़के को अडॉप्ट किया है और वो उसकी शादी कराने जा रहे हैं। तो वो आ गया उसका सपोर्ट करने के लिए, और वो जेन्युइनली बोल रहा था कि अगर सच में विंग को परेशानी हो तो विंग आ सकता है और वो वांग जी की टांगें तोड़ देगा। विंग को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, उसके पास अब एक बहन है, एक भाई है, एक माँ है, एक पिता है, एक बड़ा भाई है सिचन की तरह, और एक बहुत ही प्यार करने वाला हस्बैंड है, और उसका खुद का अपना एक बच्चा है, उसकी हैप्पी फैमिली है। और ये एक प्यारा सा एक रिश्ता है। ये उनका एक ऐसा रिश्ता है जो विंग एक गुलाम था, जिसे बिल्कुल अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब से उसकी खुद की एक फैमिली है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। अब उसे दुनियादारी की काफ़ी समझ है, काफ़ी ज़्यादा समझ है। यान ली जो बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग वांग जी को हल्का सा कोहनी मारते हुए कहता है, मैं दोबारा बर्थ नहीं देना चाहता। वांग जी कहता है, तुमसे किसने कहा बर्थ देने के लिए? मैंने वैद से पूछा है, क्या हम ऐसा क्या करें जिससे तुम प्रेग्नेंट भी ना हो और हम अपना सारा काम कर भी लें। विंग कहता है, तुम ये सब पूछ क्या आए हो? वांग जी कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। इसके बाद वांग जी विंग की बेल को हटाता है और विंग को अपनी बाहों में लेकर बोलता है, साओचे मतलब दा साओ, जो यानली है उसको बोल रहा था वांग जी कि सिस्टर इन लॉ आप योन को संभाल लेना, मैं अपनी वेडिंग नाइट मनाने जा रहा हूँ। यानली तुरंत हाँ भरती है और विंग को बोलती है, आशियन अच्छे से संभल के अपनी पूरा जोर लगाना, आज वांग जी को जीतने मत देना। विंग अपनी आंखें खोलकर यानली को देखता है, इसका क्या मतलब हुआ? वांग जी जो विंग को गोद में उठाकर निकल जाता है। विंग पीछे से बोलता है, सिंजिए बचाओ, और बाकी लोग बस हंसते रहते हैं कि विंग कितना नौटंकीबाज है और वांग जी कितना बदल चुका है। सिचन जो गिल्ट में था। जियांग जेंग पीछे से कहता है, आज नहीं कल बचाऊंगा तुम्हें मैं, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये वन शॉट एफएफ? ये रेगुलर वन शॉट एफएफ से तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद इतना लॉन्ग एपिसोड में लेके आई। एंड चलो फिर आज के इस वन शॉट एफएफ को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये एफएफ पसंद आया होगा। एंड अगर अभी भी आपको कोई सजेशन मुझे देना है तो आप दे सकते हैं कि मैं अपनी स्टोरीज़ को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकती हूँ। जैसे कल जिसने मुझसे कुछ बोला था ना, मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। वांग जी और विंग के डायलॉग्स ऐड किए हैं, उनके सीन ऐड किए हैं, उनके रोमांस को भी मैंने दिखाया है जो कि आपकी डिमांड थी। आप लोग मुझे और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो कि मैं और ज़्यादा इंटरटेनिंग और सबको और ज़्यादा इंटरटेन कैसे कर सकती हूँ। एंड मुझे भी बहुत खुशी होगी आप सबको और ज़्यादा प्यारी प्यारी स्वीट सी स्टोरीज ला के देने में। अभी मेरा गला ना एकदम बैठा जा रहा है, मतलब बंद होने को आ गया है, क्योंकि मैंने बहुत देर से पानी भी नहीं पिया है रिकॉर्ड करते हुए। तो चलो फिर अब मैं जाती थोड़ा आराम करने के लिए, और आप सबसे मैं कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ जाते जाते, सोइल बाउंड इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ी हुई एक कहानी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एक मुखिया है और वो भी विंग से कुछ रिलेटेड नहीं है, और वांग जी जो बिल्कुल एक किसान है, बहुत ज़्यादा कुछ अमीर नहीं है, एक सिंपल सी ज़िंदगी है, बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई, इसलिए इसका नाम है सोइल बाउंड। जहाँ पर विंग सिर्फ एक गुलाम था, और एक गुलाम से जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसे खाने के लिए भी टाइम पर नहीं मिलता है, उसे किसी ने ख़रीदा, एक मालिक मिला, मालिक से एक दोस्त, दोस्त से एक प्यार, प्यार से एक पति, पति से एक परिवार, परिवार से खुशियाँ ही खुशियाँ, सब कुछ विंग को मिल गया। तो ये कुछ नहीं से सब कुछ का सफ़र था, मतलब मिट्टी से मिट्टी तक का सफ़र था जो मैंने आप सब तक पहुंचाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक दिलचस्प और नई सी कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और खुश रहिएगा।